ये कहानी है एक टूटते हुए परिवार की, जहां गुस्से की एक चिंगारी एक भयानक आग बन जाती है। सीमा, एक पढ़ी लिखी लेकिन असंतुष्ट बहू, अपनी पारंपरिक सास सुशीला देवी के साथ लगातार टकराव में रहती है। एक दिन, जब सुशीला देवी बुखार से तप रही हैं और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो सीमा का गुस्सा उबल पड़ता है। गर्म चाय का प्याला उसके हाथ से सास के शरीर पर फेंक दिया जाता है। ये घटना न सिर्फ सुशीला देवी के शरीर को जलाती है, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को भस्म कर देती है। ये कहानी इसी जलन, पछतावे और फिर एक माँ के असीम प्रेम और सहनशक्ति के माध्यम से मिलने वाली माफ़ी और इंसानियत की नई शुरुआत की दास्तान है। सर्दियों की एक सुबह, धुंधली धूप ने सुशीला देवी के कमरे की खिड़की को छुआ भर था, लेकिन उनके शरीर में जो आग धधक रही थी, वो उस धूप से कहीं ज्यादा तेज थी। बुखार के कारण उनका पूरा बदन कांप रहा था, ऐसे कि लग रहा था मानो उनकी हड्डियां अपनी जगह छोड़ देंगी। 3 दिन से चल रहा ये ज्वर उनकी सारी ताकत चूस चुका था। आंखें भारी थी और सिर में एक सनसनाहट थी जो कभी नहीं जाती थी। वहीं दूसरे कमरे में सीमा मन ही मन उबल रही थी। उसकी नौकरी के लिए दिए गए आवेदन का एक और जवाब आया था। हम आपकी रुचि के लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल। ये 5वां ईमेल था। उसने लैपटॉप बंद करते हुए जोर से सांस छोड़ी। उसकी नज़र बाहर बालकनी में सूख रहे कपड़ों पर पड़ी, रसोई में बर्तनों के ढेर पर पड़ी और फिर सास के बंद कमरे के दरवाजे पर जाकर अटक गई। पूरा दिन बस यही, कपड़े, बर्तन, खाना और उनकी सेवा। वो अपने आप से बड़बड़ाई, क्या इसी के लिए मैंने एमबीए किया था? उसका पति आकाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था और इन दिनों एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट की वजह से अक्सर देर रात तक ऑफिस में ही रहता था। घर में सिर्फ वो और उसकी सास थी। दोनों के बीच का मौन युद्ध पुराना था। सुशीला देवी को लगता था कि सीमा ज्यादा पढ़ लिख कर भी एक अच्छी बहू की भूमिका नहीं निभा रही, और सीमा को लगता था कि सास उसे एक नौकरानी की तरह देखती है। दोपहर बीत रही थी। सीमा का पेट भी खाली था। रसोई में जाकर उसने देखा, बस कल रात की बची हुई 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी। उसका गुस्सा एक नए सिरे से भभक उठा। क्या मैं यहाँ खाना बनाने वाली मशीन हूँ? क्या कोई और कभी चूल्हा चला सकता है? तभी सुशीला देवी के कमरे से एक आवाज आई, सीमा, बेटा, पानी। सीमा ने आंखें घुमाई। उसने एक ग्लास पानी भरा और कमरे में घुसी। सुशीला देवी का चेहरा लाल चित्तीदार था और उनकी सांसें भारी थी। कुछ खाएंगी? सीमा ने बिना किसी लगन से पूछा। नहीं बेटा, पेट में जलन हो रही है, बस थोड़ी चाय बना दो तो गले को सुकून मिलेगा, सुशीला देवी ने कमजोर आवाज में कहा। चाय? सीमा का स्वर तीखा हो गया। अब बुखार में है, चाय ठीक नहीं है, पानी पी लीजिए। नहीं बेटा, 1 कप चाय से क्या हो जाएगा? तुम्हारे पिताजी भी जब बुखार में होते थे तो मैं उन्हें अदरक वाली चाय पिलाती थी, आराम मिलता था। ये तुम्हारे पिताजी और मैं कैसे करती थी वाला लेक्चर सीमा से सहा नहीं गया। वो जल्दी से जल्दी इस कमरे से निकलना चाहती थी। ठीक है, बना देती हूँ, वो बुदबुदाई और रसोई की ओर चल दी। रसोई में उसने बर्तन जोर से पटके, चाय पत्ती, चीनी, अदरक सब डाला। उबलते पानी और दूध की भाप उसके चेहरे पर उठ रही थी, मानो उसके मन का उबाल ही बाहर प्रकट हो रहा था। चाय, 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 बस यही सुनना है मुझे। मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं, मेरी कोई इच्छाएं नहीं, मैं एक रोबोट हूँ। चाय तैयार हुई। उसने उसे एक कप में उंडेला। कप गर्म था, लेकिन उसके हाथ ने उस गर्मी को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि उसका दिमाग उससे कहीं ज्यादा गर्म था। जैसे ही वो कप लेकर सुशीला देवी के कमरे में पहुंची, दृश्य वही था। सुशीला देवी कांप रही थी और उनकी आंखें बंद थीं। लो आपकी चाय, सीमा ने कहा। आवाज में कोई मिठास नहीं थी। सुशीला देवी ने आंखें खोली। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन बुखार के कारण उनका हाथ इतना कांप रहा था कि वो कप को संभाल नहीं पा रही थी। उन्होंने कप छूने की कोशिश की, लेकिन उनकी उंगलियां फिसल गई और गर्म चाय का कुछ हिस्सा उनके हाथ पर गिर पड़ा। आई! वो चीखी और उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। ये देखकर सीमा का आखिरी धैर्य का तार टूट गया। ये उसकी नज़र में एक और नाटक था। क्या बात है? आप ही मांगी थी चाय और अब संभाल भी नहीं सकती? मैं क्या करूं? क्या आपको चम्मच से पिलाऊं? सुशीला देवी ने दर्द से तमतमाते हुए कहा। तुम्हारे अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इस हालत में हूं और तुम्हें बस तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी थकान का रोना है। संवेदना? सीमा का गुस्सा सीमा पार कर गया। संवेदना उनके लिए होती है जो दूसरों की जिंदगी जीने नहीं देते,
जो हर वक्त टोकते रहते हैं, जो समझते हैं कि बहू का जन्म ही उनकी गुलामी के लिए हुआ है। ये कहते कहते उसके हाथ में पकड़ा वो गरम चाय का कप उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। एक पल की भयानक झलक में उसने वो कप सुशीला देवी की ओर उछाल दिया। समय थम सा गया। गरम चाय का तरल सीधा सुशीला देवी के चेस्ट और गले पर गिरा। एक पल की चुप्पी के बाद एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे घर को गूंज दिया। आह भगवान, मेरी छाती जल गई। सुशीला देवी दर्द से बिस्तर पर तड़प उठी। उनकी आंखें विश्वासहीनता और पीड़ा से फटी की फटी रह गई। गरम चाय ने उनके नाइटगाउन के पतले कपड़े को भिगोकर सीधे त्वचा को झुलसा दिया था। सीमा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से अब खाली कप फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने जो किया था उसकी भयावहता उस पर ताड़ की तरह गिर रही थी। वो एक पल के गुस्से में एक ऐसा अपराध कर बैठी थी जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। माँ, वो कुछ बोल नहीं पाई। सुशीला देवी का तड़पना जारी था। हटाओ इसे, भगवान बचाओ मुझे। सीमा पलटी और भागकर बाथरूम में गई। उसने एक तौलिया गीला किया और वापस दौड़ी। लेकिन जब उसने तौलिया लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सुशीला देवी ने डर के मारे उसे धक्का दे दिया। दूर रहो, मुझे छुओ मत, तुम शैतान हो। सुशीला देवी की आवाज में डर और नफरत थी। वो शब्द शैतान सीमा के दिल में एक खंजर की तरह घुस गया। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। एक अजीब सी सुन्नता ने उसे घेर लिया। उसके कानों में सांस की कराह और उसकी अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने अपने हाथ देखे, वही हाथ जिन्होंने कुछ ही पल पहले वो भयानक काम किया था। वो जलन, वो चीख और अब ये ठंडापन, ये सब एक सजा थी। और ये सजा अभी शुरू हुई थी। अगले 2 घंटे नर्क के समान बीते। सीमा फर्श पर पड़ी रही, जैसे उसके शरीर और आत्मा के बीच का संपर्क टूट गया हो। सुशीला देवी की कराहें धीरे धीरे थकान और दर्द के मारे सिसकियों में बदल गई थीं। कमरे में फैली चाय की महक अब एक कड़वे पछतावे की गंध की तरह लग रही थी। शाम ढलने लगी थी जब घर का मेन डोरबेल बजा। आकाश आ गया था। सीमा की सुन्नता टूटी। डर के मारे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला, उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। उसका चेहरा फीका पड़ा था, आंखें डरी हुई थीं। तुम इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोल रही हो? आकाश ने थकी हुई आवाज़ में पूछते हुए अपना बैग रखा। फिर उसने सीमा के चेहरे का हाल देखा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आकाश, मैं... सीमा की आवाज़ लड़खड़ा गई। तभी सुशीला देवी के कमरे से एक सिसकी की आवाज़ आई। आकाश का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। माँ? वो बिना कुछ सुने सीधे कमरे में दौड़ा। जो नज़ारा उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना नज़ारा था। उसकी माँ बिस्तर पर करहा गई थीं। उनके नाइट गाउन और गले पर चाय के दाग थे और त्वचा लाल और फफोले पड़ी हुई दिख रही थी। फर्श पर चाय के दाग और चीनी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। प्रभु, माँ, ये क्या हुआ? आकाश चीखा। वो उनके पास गया लेकिन छू नहीं पा रहा था। डर रहा था कि कहीं और दर्द न हो जाए। सुशीला देवी ने आंखें खोलीं। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। उस बहू ने मुझ पर गरम चाय फेंक दी, उन्होंने रोते हुए कहा। उनकी आवाज़ कमज़ोर और टूटी हुई थी। आकाश का सिर चकरा गया। वो मुड़ा और दरवाजे की ओर देखा, जहां सीमा डर के मारे सहमी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या ये सच है? सीमा ने सिर झुका लिया। उसका सिर हिलाना ही उसके अपराध की पुष्टि के लिए काफी था। आकाश का चेहरा गुस्से और विश्वासघात से लाल हो गया। वो तेजी से सीमा की ओर बढ़ा। तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो गई हो? ये तुम्हारी माँ है। आकाश, मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो... सीमा रो पड़ी। चुप रहो, आकाश ने गरजते हुए कहा। उसका हाथ उठा और एक पल के लिए लगा कि वो उसे थप्पड़ मारेगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अपना हाथ नीचे करके जोर से अपनी जांघ पर मारा। अभी चुप रहो, पहले माँ का इलाज करवाना है। उसने फ़ोन उठाया और अपने एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन लगाया जो पास ही में रहता था। फिर उसने जल्दी से फ्रेश वाटर लाकर अपनी माँ के जले हुए हिस्से को साफ करना शुरू कर दिया। हर छुआई पर सुशीला देवी करहा उठती। डॉक्टर आया, जले का इलाज किया, दर्द की दवा दी और एक एंटीबायोटिक क्रीम लिख कर गया। उसने आकाश से कहा, ये 2nd डिग्री बर्न है आकाश, दर्द बहुत होगा, ख्याल रखना। जब डॉक्टर चला गया तो घर में एक भारी दम घोटू चुप्पी छा गई।
आकाश लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था, सिर हाथों में छुपाए। सीमा दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठी थी, आंसू पोंछ रही थी। क्यों सीमा, बस एक कारण बता दो, क्यों कोई झगड़ा इस हद तक पहुंच सकता है? तुम्हें पता है कितने दिनों से मैं डिप्रेशन में हूं, नौकरी नहीं मिल रही, घर में बंद रहना पड़ रहा है और माँ हर वक्त टोकते रहती हैं। उस वक्त बुखार में भी उन्होंने मुझे ही चाय बनाने के लिए कहा, और फिर जब वो कप छू नहीं पाई तो मुझ पर ही चिल्लाने लगी। मेरे अंदर का सब कुछ उबल पड़ा आकाश। मैंने सोचा नहीं था, मेरा हाथ। तो इसका मतलब तुम उन पर चाय फेंक सकती हो? आकाश ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा। वो एक बीमार बुजुर्ग औरत है, तुम्हारी सास। अगर तुम इतनी ही परेशान थी तुम मुझसे क्यों नहीं कहा? मनोचिकित्सक के पास क्यों नहीं गई? ये तो जानलेवा हमला है सीमा। मैं जानती हूं, मुझे पछतावा हो रहा है। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। पछतावा? माँ का शरीर जल गया है सीमा, और तुम्हारा पछतावा उनके दर्द को कम नहीं करेगा। आज रात तुम इस कमरे में सो जाओ, मैं माँ के पास रहूंगा। उस रात सीमा अकेले कमरे में लेटी हुई थी। नींद नाम की चीज कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक दृश्य घूम रहा था, उड़ता हुआ कप, सुशीला देवी का चेहरा और फिर वो चीख। उसके हाथ पैर अब भी ठंडे थे। ये ठंडापन डर और अपराध बोध से पैदा हुआ था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने न सिर्फ अपनी सास को जख्मी किया है, बल्कि अपने पति का विश्वास और अपने घर की शांति भी तोड़ दी है। वो एक अपराधी थी अपने ही घर में। दूसरे कमरे में आकाश अपनी माँ के बिस्तर के पास फर्श पर बैठा था। सुशीला देवी दर्द की दवा के कारण सो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी पीड़ा के भाव थे। आकाश के लिए ये रात उसकी निष्ठा की परीक्षा की रात थी। एक तरफ उसकी पत्नी थी जिसे वो प्यार करता था, और दूसरी तरफ उसकी माँ जिसने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। आज उसकी पत्नी ने ही उसकी माँ पर यह जुल्म ढाया था। उसका दिल दो टुकड़ों में बटा हुआ था, एक टुकड़ा गुस्से और नफरत से भरा हुआ और दूसरा टुकड़ा एक अजीब सी दया और चिंता से, कि आखिर सीमा इतनी हताश कैसे हो गई कि उसने ये कदम उठा लिया। उसने सोचा, क्या मैंने ही उसे नज़रअंदाज किया? क्या मैं इतना व्यस्त हो गया कि उसकी तकलीफ देख ही नहीं पाया? लेकिन फिर उसकी नज़र माँ के जले हुए शरीर पर पड़ी और वो सारे सवाल दब गए। इस वक्त सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, उसकी माँ का दर्द। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब सी शांति और तनाव के बीच झूलते रहे। आकाश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह सुशीला देवी की दवा और खाने पीने का पूरा ख्याल रखता। सीमा से वह बिल्कुल बात नहीं करता था। उसके लिए बनाए गए खाने को वह खुद रसोई से ले आता, सीमा के हाथ का बना हुआ नहीं। सीमा एक भूत की तरह घर में घूमती। वह रसोई साफ कर देती, कपड़े धो देती, लेकिन सुशीला देवी के कमरे के आसपास भी नहीं भटकती। उसका अपराध बोध हर पल उसके साथ था। वह आकाश से बात करने की कोशिश करती, लेकिन वह या तो मुंह फेर लेता या चुपचाप वहां से चला जाता। तीसरे दिन आकाश को ऑफिस से एक ज़रूरी कॉल आया। उसे 2 घंटे के लिए बाहर जाना था। यह एक मुश्किल स्थिति थी। वह सीमा को अपनी माँ के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वह लिविंग रूम में सीमा के पास गया। सीमा हैरान रह गई, क्योंकि यह पिछले 3 दिनों में उसके पास आकाश का पहला कदम था। मुझे ऑफिस जाना है 2 घंटे के लिए, आकाश ने बिना किसी भाव के करा। माँ सो रही हैं, उनकी दवा का समय 1 बजे है, ये रखी है, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो। उसकी आवाज़ अटक गई। बस देख लेना। सीमा ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। आकाश के जाते ही घर की चुप्पी और भी भारी हो गई। सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सुशीला देवी के कमरे के दरवाजे के सामने से कई बार गुजरी। एक बार उसे लगा कि अंदर से कराह की आवाज़ आई। उसका दिल बैठ गया। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? डर और जिम्मेदारी के बीच झूलते हुए उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा धीरे से खोला। सुशीला देवी आंखें खोले बिस्तर पर पड़ी थीं। उनकी नज़र सीमा पर पड़ी और एक पल के लिए उनके चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ गई। वह सहम कर बिस्तर में सिकुड़ गईं। मत डरिए, सीमा ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बस देखने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? पानी, सुशीला देवी ने फुसफुसाते हुए कहा, नज़रें बचाते हुए। सीमा ने पानी का गिलास उनके हाथ में दिया। इस बार उसने उन्हें पिलाने की कोशिश नहीं की। उसे एहसास हो रहा था कि उनके बीच का विश्वास इतना आसानी से वापस नहीं आएगा। दोपहर को सुशीला देवी को दवा लेनी थी। सीमा दवा और एक गिलास पानी लेकर कमरे में गई। आपकी दवा का समय हो गया है, उसने कहा। सुशीला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। सीमा ने दवा की पट्टी उतारने और नई क्रीम लगाने का सामान सामने वाली टेबल पर रख दिया।
मैं जले पर नई क्रीम लगा दूं? उसने डरते डरते पूछा। सुशीला देवी ने आंखें बंद कर ली, जैसे सहमति में। शायद दर्द इतना था कि उन्हें सहायता की जरूरत थी, चाहे वह किसी के भी हाथों से आए। सीमा ने धीरे धीरे पट्टी हटाई। जो नज़ारा उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। त्वचा लाल, सूजी हुई थी और कुछ जगह फफोले पड़े हुए थे। यह उसकी हिंसा का एक जीता जागता निशान था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ़ कर दीजिए, वह फुसफुसाई। मैंने आपको बहुत दर्द दिया। उसने बहुत ही कोमलता से नई क्रीम लगाई। उसकी हर एक स्पर्श में पश्चाताप और दया थी। सुशीला देवी ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन एक आंसू उनकी आंख से निकलकर कान पर बह गया। क्रीम लगाने के बाद सीमा ने नई पट्टी बांधी। फिर उसने दवा का डब्बा उनकी ओर बढ़ाया। सुशीला देवी ने दवा ली और पानी पिया। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ आज बहुत कोमल हैं। यह एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन सीमा के लिए उसके मायने बहुत गहरे थे। यह माफ़ी नहीं थी, लेकिन यह नफ़रत नहीं थी। यह एक शुरुआत थी। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी माँ, सीमा ने कहा, और पहली बार उस माँ शब्द में ईमानदारी थी। उस शाम जब आकाश वापस आया तो उसने देखा कि सीमा किचन में खिचड़ी बना रही है, लेकिन इस बार बिना किसी गुस्से के। वह थोड़ी हैरान हुआ। वह सीधे अपनी माँ के कमरे में गया। माँ, सब ठीक तो है? सुशीला देवी ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ बेटा, सीमा ने दवा लगा दी। आकाश ने महसूस किया कि हवा में कुछ बदलाव है। यह बदलाव छोटा था, नाजुक था, लेकिन था। उस रात उसने सीमा के लिए बने खाने को रसोई से खुद नहीं उठाया। सीमा ने ही प्लेट में खाना परोसकर टेबल पर रख दिया। आकाश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने खाना खाया। यह एक शुरुआत थी। रात में सीमा ने आकाश से बात करने की कोशिश की। मैं एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहती हूँ आकाश। मेरे अंदर का गुस्सा वह स्वस्थ नहीं है, और मैं माँ के सामने भी यही कहूँगी। आकाश ने उसे देखा। पहली बार 3 दिन बाद उसने सीमा की आंखों में सच्चा पश्चाताप और बदलाव की इच्छा देखी। ठीक है, उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले कुछ हफ्ते बदलाव के थे। सीमा नियमित रूप से एक मनोचिकित्सक से मिलने लगी। उसे पता चला कि उसका लगातार दबा हुआ गुस्सा और हताशा उसकी मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं था। उसने संवाद के बेहतर तरीके सीखे। आकाश ने भी उसकी इस प्रक्रिया में साथ दिया। उसने अपना वर्क लाइफ बैलेंस सुधारा और सीमा से बातचीत करने का वक्त निकाला। सुशीला देवी का जलन ठीक हो रहा था, लेकिन एक निशान रह गया था, शरीर पर भी और दिल पर भी। लेकिन सीमा की सेवा और कोमलता ने उस निशान पर मरहम का काम किया। वो अब भी सीमा के साथ पहले जैसी आत्मीयता महसूस नहीं करती थी, लेकिन डर धीरे धीरे दूर हो रहा था। एक दिन सीमा ने सुशीला देवी से कहा, माँ, अगर आप मंजूर करें तो मैं आपके और पापा की कहानी सुनना चाहूंगी। आपने कहा था ना, वो भी बुखार में चाय पीते थे। सुशीला देवी हैरान रह गईं। ये पहली बार था जब सीमा ने उनके अतीत में दिलचस्पी दिखाई थी। धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया, कैसे उनके पति एक स्कूल टीचर थे, कैसे उन्होंने बहुत कम संसाधनों में आकाश को पाला, कैसे बीमारी में एक दूसरे की सेवा की। सीमा सुनती और उसे एहसास होता कि ये औरत सिर्फ एक सास नहीं थी, बल्कि एक पत्नी, एक माँ और एक संघर्षशील इंसान थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लगा दी। शायद यही उनकी उम्मीदों का कारण था। 1 महीने बाद सीमा को एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में कंटेंट राइटर की नौकरी मिल गई। ये उसकी योग्यता से छोटी थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। जब उसने ये खबर घर में सुनाई तो आकाश ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी। सुशीला देवी ने धीरे से कहा, अच्छी बात है, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का फायदा तो मिलेगा। ये कोई बड़ी प्रशंसा नहीं थी, लेकिन सीमा के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। समय बीतता गया। 6 महीने बाद घर का माहौल पहले से काफी बेहतर हो गया था। सीमा और आकाश के बीच का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया था, इस बार ईमानदार संवाद और समझदारी के बंधन से। सीमा और सुशीला देवी के बीच एक सहज समझ विकसित हो रही थी। वो दिन जब सीमा ने चाय फेंकी थी, एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था, जिसे कोई भूलना नहीं चाहता था, लेकिन जिसने सबक सिखा दिया था। एक शाम सर्दियों की वही ठंड फिर से लौटी थी, लेकिन इस बार घर में गर्माहट थी। सीमा ने रसोई में चाय बनाई। 2 कप थे। एक कप वो आकाश को दे गई, दूसरा कप वो लेकर सुशीला देवी के कमरे में गई। माँ, चाय? उसने कहा, और कप को बेड साइड टेबल पर रख दिया, सुशीला देवी के हाथ के पास। सुशीला देवी ने कप की ओर देखा, फिर सीमा की ओर देखा।
उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उन्होंने कप उठाया, उनका हाथ अब नहीं कांप रहा था। उन्होंने एक घूंट चाय पी। बहुत अच्छी बनी है बेटा, उन्होंने कहा। ये बेटा सुनकर सीमा की आंखें नम हो गईं। ये माफी नहीं थी, बल्कि स्वीकृति थी। ये बताने के लिए काफी था कि जख्म भरने लगे हैं। सीमा कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर का नज़ारा वही था, लेकिन अंदर का नज़ारा बदल चुका था। उसने महसूस किया कि गुस्सा एक जहर है जो सबसे पहले पीने वाले को मारता है, और माफी एक मरहम है जो दोनों तरफ के जख्मों को भरती है। उस दिन के बाद चाय का कप फिर कभी गुस्से का हथियार नहीं बना। वो एक रोजमर्रा का पेय बनकर रह गया, जिसे एक परिवार एक साथ बैठकर पीता था। एक परिवार जो टूटकर बिखरने के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन जिसने प्रेम और धैर्य की ताकत से खुद को फिर से जोड़ लिया था। इस कहानी से हमें कुछ बहुमूल्य सीख मिलती है। 1. गुस्सा एक भयानक अग्नि है। गुस्से में लिया गया एक पल का निर्णय पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर आपको लगे कि आपका गुस्सा आपके नियंत्रण से बाहर है, तो मदद लेने से ना हिचकिचाएं। 2. संवाद है समाधान। चाहे रिश्ते कितने भी जटिल क्यों न हो, संवाद ही एकमात्र रास्ता है। दिल की बात दबाने से वो एक दिन विस्फोट का रूप ले लेती है। खुलकर, शांति से और सम्मान के साथ बातचीत करें। 3. माफी में है ताकत। गलती हो जाने पर ईगो को साइड रखकर माफी मांगने में ही भलाई है। सच्चा पश्चाताप और बदलाव दिखाना रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। वहीं दूसरे की गलती को माफ कर देना उदारता की निशानी है, और ये आपके अपने मन का बोझ हल्का करती है। 4. हर इंसान के संघर्ष हैं। हम अक्सर दूसरों के व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। थोड़ी सहानुभूति और समझदारी रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है। याद रखें, रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, एक झटके में टूट सकते हैं, लेकिन अगर धैर्य और प्रेम से बुने तो वही धागे एक ऐसी मजबूत रस्सी बन जाते हैं जो जीवन की हर आंधी का सामना कर सकती है। अपने रिश्तों की कद्र करें, उन्हें संभाल कर रखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।